रहीम कनेक्टिव टिश्यू की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन को याद करने के लिए इजी सा निमोनिया के आपके पास सीड्स, ठीक है। इसमें बस एक ई को नहीं देखना आपने। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ई स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, डी स्टैंड्स फॉर डिफेंस और एस स्टैंड्स फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। ठीक हो गया। तो ये आसान सी चीज है आपके पास। स्ट्रक्चरल सपोर्ट किस तरह से है, जारी बात है, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, आपके कार्टिलेज वगैरह ये सारे स्केलेटन बना रहे होते हैं और मुख्तलिफ तरीके से स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आगे पता है जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड वगैरह है, ये सारा कुछ एक एक्सचेंज के लिए मतलब मटेरियल्स डिफ्यूज हो रहे होते हैं इसके थ्रू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहा होता है। रोल इन डिफेंस तीन तरीके से है। नंबर एक, ये फिजिकल बैरियर होता है, बैक्टीरिया को पहले तो एंटर नहीं होने दे रहा। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स होती है ना, ये बैक्टीरिया को एंटर नहीं होने देती। नंबर दो, इनमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को फैगोसाइटोज कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरिया को। और नंबर तीन, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं, मैस्ट सेल्स वगैरह मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। इन तीन तरीकों से ये डिफेंस का रोल परफॉर्म कर रहा होता है कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू का स्टोरेज ऑफ फैट सिंबल, जिसे फैट इसमें स्टोर होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू में होता बेसिकली क्या क्या है। कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें होती हैं हमारे पास। नंबर एक, सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं। नंबर दो, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के फाइबर्स होते हैं। और नंबर तीन, एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आप कहते हैं, एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है इनके अंदर। ठीक हो गया। तो क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं कि देखिएगा कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें हैं, फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस और सेल्स। फाइबर तीन तरह के होते हैं, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस को हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं। अब सेल्स को देखें। सेल्स बेसिकली दो तरह की हैं, एक माइग्रेंट सेल्स और एक रेजिडेंशियल सेल्स। माइग्रेंट सेल्स वो हैं जो कि ब्लड से कनेक्टिव टिश्यू में आए हैं, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स वगैरह, मैक्रोफेज वगैरह, ये ब्लड से कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। और रेजिडेंशियल सेल्स वो हैं जो कि प्रोड्यूस भी कनेक्टिव टिश्यू में हुए हैं और पूरी जिंदगी भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही गुजारेंगे। ठीक है, फिर फर्दर इन दोनों टाइप्स के कुछ टाइप्स हैं। रेजिडेंशियल सेल्स में तीन सेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फिब्रोब्लास्ट, मेसेनकाइमल स्टेम सेल और एडिपोसाइट्स। इसी तरह माइग्रेंट सेल्स जो है वो चार माइग्रेंट सेल्स में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले रेजिडेंशियल सेल्स को पढ़ना शुरू करते हैं। रेजिडेंशियल सेल में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिब्रोब्लास्ट को। ठीक है जी, फिब्रोब्लास्ट के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फिब्रोब्लास्ट सारे कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में से सबसे ज्यादा एबंडेंट सेल्स हैं। ठीक, और ये ड्राइव कहां से हो जाते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स। फर्दर फिब्रोब्लास्ट दो तरह के फॉर्म्स में पाए जाते हैं, इनएक्टिव फिब्रोब्लास्ट और एक्टिव फिब्रोब्लास्ट। इनकी थोड़ी बहुत फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं। जो इनएक्टिव फिब्रोब्लास्ट है वो साइज में स्मॉल होता है, ओवॉइड होता है, अंदर रॉड शेप न्यूक्लियस होता है और इसका साइटोप्लाज्म स्लाइटली एसिडोफिलिक स्टेन होता है। बल्कि साइटोप्लाज्म की जो बॉर्डर की करीबी जगह ना, वो तो स्टेन होती ही नहीं है, पेरिफेरल जगह स्टेन होती ही नहीं है। और दूसरी फॉर्म है हमारे पास एक्टिव फिब्रोब्लास्ट। एक्टिव फिब्रोब्लास्ट निस्बतन लार्ज होता है, इसकी स्पिंडल शेप्ड होता है, इसके अंदर ओवॉइड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी हमें नजर आता है और इसका साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं अच्छा खासा बेजोफिलिक होता है, क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में ढेर सारे आर राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से इसका साइटोप्लाज्म बेजोफिलिक होता है। अलबत्ता गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसके साइटोप्लाज्म में नहीं होता। तो ये हमने देखा फिब्रोब्लास्ट दो फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव और एक्टिव। बहुत आसान सी बातें थी। अच्छा, फिब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन भी बड़ा सिंपल सा है। ये प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं, कोलेजन और इलास्टिन वगैरह, जो कि हमारे मतलब कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स बनाते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यू का ग्राउंड सब्सटेंस है ना, उसके लिए भी ये सब्सटेंस को रिलीज कर रहे होते हैं, यानी बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू के लिए सब्सटेंसेस वगैरह रिलीज कर रहे होते हैं आपके फिब्रोब्लास्ट। अच्छा, फिर एक फॉर्म है इसकी, इसको कहते हैं मायोफिब्रोब्लास्ट। स्टेनिंग में तो मायोफिब्रोब्लास्ट और फिब्रोब्लास्ट में खास फर्क नहीं मिलता हमें लाइट माइक्रोस्कोप में, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मायोफिब्रोब्लास्ट के अंदर गोल्जी अपरेटस होता है। आम फिब्रोब्लास्ट में नहीं होता, इसमें होता है। उसके अलावा इसके अंदर एक्टिन फिलामेंट्स और डेंस बॉडीज होती हैं, जिस तरह स्मूथ मसल में होती है ना, उसी तरह का इसके अंदर भी होती है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। और ये वोंड कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो जारी बात है, जिन जगहों पे वोंड हीलिंग होगी उन जगहों में पाए जाते हैं। तो ये थे मायोफिब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आती है हमारे पास एडिपोसाइट। फिब्रोब्लास्ट समझ में आ गई। इनएक्टिव फिब्रोब्लास्ट, एक्टिव फिब्रोब्लास्ट। इनएक्टिव थोड़े छोटे होते हैं, एक्टिव थोड़े बड़े होते हैं, फंक्शन प्रोटीन वगैरह सिक्रीट करते हैं। इन शॉर्ट ये था। आगे आते हैं एडिपोसाइट्स। अच्छा, एडिपोसाइट्स को फैट सेल्स भी कहा जाता है और ये कई दफा एक जगह पे इतने एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि पूरा एडिपोस टिश्यू बन जाता है। अब इनके भी थोड़े फिजिकल फीचर्स को देख लेते हैं। ये भी लार्ज इन साइज होते हैं और इंडिविजुअली ना ये सफेयर होते हैं। बात असल में ये देखो, जब ये अकेले अकेले है ना तो ये पूरे सफेयर या पूरे राउंड होते हैं, लेकिन जब बहुत सारे एडिपोसाइट्स इकट्ठे आ जाए ना इस तरह से, तो वो एक दूसरे को प्रेस करते हैं, दबाते हैं और वो पोलीगोनल से बन जाते हैं। थोड़ा फेस फेस करना, पोलीगोनल शेप हो जाती है उनकी। ठीक हो गया। फिर फर्दर इनके अंदर भी दो तरह के एडिपोसाइट्स होते हैं। एक वो जिनके अंदर एक ही बड़ा सारा फैट ड्रॉपलेट हो, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, एक ही बड़ा सारा फैट ड्रॉपलेट है, इसको हम कहते हैं यूनिलोकुलर। ये आमतौर पे वाइट एडिपोस टिश्यू में होता है, जो कॉमनली पाया जाता है। और एक वो होते हैं जिनके अंदर काफी सारे फैट ड्रॉपलेट्स मौजूद हों, इसको हम कहते हैं मल्टीलोकुलर।
और ये पाया जाता है ब्राउन फैट में। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ व्हाइट और इसके लिए लेते हैं ब्राउन। ठीक होगी बात। आमतौर पे हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो साइटोप्लाज्म है उसको बिल्कुल दीवारों के साथ लगा दिया है, जो न्यूक्लियस है उसको भी हमने प्रेस किया हुआ है। उसके अलावा जो ऑर्गेनेलीज हैं जो भी होंगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, RER, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो भी इसी जगह पे मौजूद होंगी हमारे पास। ये जो इसमें एक बड़े फैट ड्रॉपलेट की वजह से ये जो रिंग सी अपीयरेंस बन रही है, साइटोप्लाज्म कोनों में लगे ना, तो एक रिंग सा बन गया, तो इसको हम कहते हैं सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इन्होंने बताया हुआ सिग्नेट रिंग अपीयरेंस का, और यही बेसिक सी बातें उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब की हुई थी। कोई इसमें ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं थी। फंक्शन ऑफ एडिपोसाइट्स क्या है, सीधी सी बात है, जब हम ज्यादा खा रहे होते हैं तो इसके अंदर लिपिड स्टोर हो जाते हैं। जब बंदा को बहुत भूखा हो तो इसमें से लिपिड निकल के इंसान यूज हो जाता है। बेसिकली लिपिड स्टोरेज है और कोई खास फंक्शन नहीं है। तो ये दो चीजें हमारे पास कंप्लीट। अच्छा, एक चीज देखिएगा, एडिपोसाइट्स डिराइव कहां से होते हैं। जिस तरह से फिब्रोब्लास्ट मेसेनकाइमल सेल से डिराइव हुए थे, एडिपोसाइट्स भी मेसेनकाइमल सेल से ही डिराइव होते हैं। ये देखें, रेजिडेंशियल सेल 3 तरह के थे ना, फिब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, मेसेनकाइमल। फिब्रोब्लास्ट डिराइव हो रहे हैं मेसेनकाइमल सेल से, एडिपोसाइट्स डिराइव हो रहे हैं मेसेनकाइमल सेल से। मेसेनकाइमल सेल्स कहां से डिराइव हो रहे होंगे, सोचने वाली बात है ना। मेसेनकाइमल सेल्स डिराइव होते हैं एम्ब्रियोनल मेसेनकाइम। ठीक, हमने अगले मेसेनकाइमल सेल से शुरू कर दिए। ये डिराइव हो रहे होते हैं एम्ब्रियोनल मेसेनकाइम से। तो और ये जाहिर बात है इसके फंक्शन में यही आएगा कि दे गिव राइज टू फिब्रोब्लास्ट, दे गिव राइज टू एडिपोसाइट्स। इसमें कोई खास ऐसे डिफिकल्ट चीज नहीं थी। तो ये हमारे पास तीनों रेजिडेंशियल सेल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं माइग्रेंट सेल्स की तरफ, जो कि हमारे पास 4 तरह के थे। ये वाले माइग्रेंट सेल्स, जिसमें मैस्ट सेल, प्लाज्मा सेल, ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेजेस वगैरह आते हैं। तो माइग्रेंट सेल की तरफ चलते हैं। माइग्रेंट सेल्स को फ्री सेल्स भी कहा जाता है, ट्रांजिएंट सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये कोई भी स्टिमुलस मिलने पे या किसी भी सिचुएशन में ये ब्लड से कनेक्टेड टिश्यू में आ रहे हैं। कनेक्टेड टिश्यू की अपनी पैदावार नहीं है। जो रेजिडेंट सेल्स थे वो अपनी पैदावार थे, जबकि माइग्रेंट सेल्स अपनी पैदावार नहीं है। ये माइग्रेशन करके ब्लड से आपके कनेक्टेड टिश्यू में आ रहे होते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला माइग्रेंट सेल जो हमने पढ़ना है वो है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस को हिस्टियोसाइट्स भी कहा जाता है। मैक्रोफेजेस डिराइव कहां से होते हैं, बेसिकली आपकी बोन मैरो प्रोड्यूस करती है मोनोसाइट्स। ठीक है, ब्लड के सेल्स हैं मोनोसाइट्स। ये मोनोसाइट्स जब ब्लड से निकल के कनेक्टिव टिश्यू में जाते हैं तो इन मोनोसाइट्स के अंदर ऑर्गेनेलीज इंक्रीज करती हैं, इनका साइज इंक्रीज करता है, ये मेच्योर होते हैं और ये बन जाते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक हो गया। फिर मैक्रोफेजेस आपके पास 2 फॉर्म्स है उसकी भी, एक इनएक्टिव मैक्रोफेजेस और एक एक्टिव मैक्रोफेजेस। जो इनएक्टिव मैक्रोफेजेस वो तो तकरीबन फिब्रोब्लास्ट जैसे ही होते हैं, हमें कम ही डिफरेंस नजर आते हैं। बस न्यूक्लियस थोड़ा ज्यादा छोटा होता है, ज्यादा डेंस न्यूक्लियस होता है, थोड़े एक दो बहुत डिफरेंस है। वरना इनएक्टिव मैक्रोफेज जो है वो फिब्रोब्लास्ट जैसा होता है। जो एक्टिव मैक्रोफेज है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसका लार्ज साइज होता है, उसका स्फेयर या ओवल उसकी शेप होती है, उसके अंदर किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म भी आप देख सकते हैं इसका बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर भी राइबोसोम्स, RER और ये बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो ये सारा कुछ एक्टिव मैक्रोफेज है। और जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि एक्टिव मैक्रोफेज की जो मेम्ब्रेन है वो उसमें फोल्ड्स होते हैं। मैंने छोटे से पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन को जूम करके दिखाया, तो ये आप देखते हैं फोल्ड्स वगैरह मौजूद हैं। किस लिए होते हैं? नंबर 1, इसने एमीबॉयड मूवमेंट के थ्रू मूव करना होता है। ठीक है, एमीबॉयड मूवमेंट होता है जिसमें सूडोपोड बनता है और फिर इस तरह से करते करते तो सूडोपोड्स बनते हैं। एमीबॉयड मूवमेंट के थ्रू इसका मूवमेंट भी होती है। और नंबर 2, इसने बैक्टीरिया वगैरह को इनगल्फ भी करना होता है। तो मेम्ब्रेन का काफी अच्छा खासा किरदार है इसकी अपनी मूवमेंट में भी, और बैक्टीरिया को उसके अंदर इनगल्फ वगैरह करने के लिए भी इसका रोल होता है। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार चीज है, ये एक्टिव मैक्रोफेज अगर इसका जो दुश्मन हो यानी एंटर होने वाला बैक्टीरिया या जो एंटीजन है वो बहुत बड़ा हो साइज में, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एंटीजन एंटर हो गया और इतने इतने से मैक्रोफेज है आपके पास। अब ये मैक्रोफेज, एक मैक्रोफेज जो एंटीजन को खत्म नहीं कर सकता ना, तो होता ही है कि काफी ढेर सारे मैक्रोफेज जो है ना वो इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और जमा होकर इस एंटीजन का मुकाबला करते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए काफी एक क्लस्टर से बन जाता है। इसको हम कहते हैं फॉरेन बॉडी जायंट सेल। इसमें होता बेसिकली क्या है, ये सारे सेल एक जमा होकर एक ही मल्टी न्यूक्लिएटेड सा मैस बन जाते हैं ताकि इसको तबाह किया जा सके, ताकि इसको खत्म किया जा सके। तो ये भी आप देखिएगा एक्टिव मैक्रोफेज की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, फॉरेन बॉडी जायंट सेल। ठीक हो गया जी, उसके एक फंक्शन के हवाले से बात थी। फिर आगे इसी तरह से बताते हैं, मैंने बताया ना मैक्रोफेज मोनोसाइट से बनते हैं। अब मोनोसाइट्स ब्लड के अंदर अपना काम कर रहे होते हैं, मैक्रोफेज टिश्यू के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है
जो कि मुख्तलिफ तरह से बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा होता है, तो वो यही बता रहे हैं मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम कहते हैं हम इसको। ठीक, इसके अंदर और भी सेल, जिस तरह लिवर के अंदर मैक्रोफेज होते हैं उनको हम कूपर सेल्स कहते हैं, एल्वुलाई के अंदर मैक्रोफेज होते हैं, इसी तरह स्किन के अंदर लैंगर हैंड्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ, ये पूरा सिस्टम है, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस हैं, ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स हैं, ये पूरा एक सिस्टम होता है। ठीक हो गया। अब गिनती कर लेते हैं 3 अलग से फंक्शन जो उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, वो कौन कौन से 3 फंक्शन हैं। नंबर 1, अनवांटेड पार्टिकल्स को वैसे ही फैगोसाइटोज कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं। ठीक हो गया। नंबर 2, ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं। साइटोकाइंस का बेसिकली काम क्या होता है कि ये स्टिमुलेट करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, तुम भी आओ हमारे पास मदद के लिए। यानी एक जगह पे बैक्टीरिया एंटर हुआ, वहां पे मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया के साथ मुकाबला कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये मैक्रोफेजेस साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि मजीद व्हाइट ब्लड सेल्स को भी कहे कि यार इधर आओ, इधर जरा जंग हो रही है। ठीक हो गया। तो नंबर 1 इनगल्फ करते हैं, नंबर 2 व्हाइट ब्लड सेल्स को बुलाने के लिए साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, और नंबर 3 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पे भी काम करते हैं। क्या मतलब, यानी ना सिर्फ ये एंटर होने वाले एंटीजन का मुकाबला करते हैं, बल्कि दूसरे सेल्स को भी प्रेजेंट करते हैं, दूसरे सेल्स को भी कहते हैं यार इसको देखो यार, इसका मुकाबला करना है, तुम लोगों ने इसका मुकाबला करना है। ठीक है। तो मैक्रोफेजेस एक तरह से इम्यूनिटी का बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 1 खुद इनगल्फ कर रहे हैं, नंबर 2 WBCs को बुला रहे हैं साइटोकाइंस की मदद से, और नंबर 3 जब WBCs आ गए या दूसरे सेल्स आ गए उनको प्रेजेंट भी करते हैं, उनको दिखाते हैं यार ये हमारा दुश्मन है, इसका मुकाबला करना है। ठीक है, शऊर पैदा करते हैं बॉडी के अंदर। तो ये 3 इसके आपने मेजर फंक्शंस देख लिए। उसके अलावा वो जो जायंट सेल फॉर्मेशन थी या जो फॉरेन बॉडी जायंट सेल था, वो भी इसके फंक्शन में आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो कंप्लीट हुए हमारे पास मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ माइग्रेंट सेल्स है हमारे पास मैस्ट सेल्स। ठीक है, मैस्ट सेल्स में बेसिकली क्या होता है, सेल्स भी लार्ज साइज के सेल्स हैं, इनके अंदर ओवॉइड न्यूक्लियस होते हैं, और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनके अंदर, इनके साइटोप्लाज्म में ढेर सारे सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, और कॉमन स्टेनिंग में ये ग्रेन्यूल्स नजर नहीं आते। वजह क्या है कि जब हम फिक्सेशन कर रहे होते हैं, जब हम स्लाइड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो चूंकि ये ग्रेन्यूल्स वाटर सोल्युबल हैं, तो वाटर के साथ ये डिसॉल्व होकर निकल जाते हैं और स्टेनिंग में कुछ नजर नहीं आता। तो हम स्पेशल फिक्सेटिव यूज करते हैं, और स्पेशल फिक्सेटिव के यूज करने पर हमें ये ग्रेन्यूल्स इंटेंसली बेसोफिलिक नजर आ जाते हैं। ठीक, इसी तरह अगर हम बेसिक एनिलीन डाई यूज करें तो फिर ये ग्रेन्यूल्स पर्पल कलर के नजर आते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लू। तो कभी ब्लू नजर आते हैं, मतलब किसी स्टेनिंग में ब्लू नजर आ रहे हैं, किसी में पर्पल नजर आ रहे हैं। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग कलर है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटाक्रोमेजिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, मैस्ट सेल्स शो करते हैं मेटाक्रोमेजिया। ठीक, ये मेटाक्रोमेजिया क्यों शो करते हैं, किस सब्सटेंस की वजह से शो करते हैं, इनके अंदर हेपैरिन मौजूद होता है, हेपैरिन की वजह से ये मेटाक्रोमेजिया शो करते हैं। तो ये चीजें में रखनी है, हेपैरिन की वजह से मेटाक्रोमेजिया इन मैस्ट सेल्स। ठीक हो गया। अब आगे सब्सटेंसेस लिखे हुए, कौन कौन से सब्सटेंसेस इनके अंदर होते हैं वो बता रहे हैं कि न्यूट्रल प्रोटीएजेस होते हैं, इराइल सल्फेटेज, इओसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, हेपैरिन, ये सारा कुछ इसके अंदर प्राइमरी मीडिएटर्स हैं, यानी वो सब्सटेंसेस जो यही रिलीज कर रहा है खुद से। और कुछ और सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी मीडिएटर्स। इन सेकेंडरी मीडिएटर्स का काम, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि इसके ग्रेन्यूल्स में मौजूद नहीं होते, लेकिन इसके ग्रेन्यूल्स की वजह से ये सेल बनाता है। यानी ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोड्यूस सेल करता है, लेकिन हुक्म ग्रेन्यूल्स देते हैं उसको प्रोड्यूस करने का, तो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मीडिएटर्स। वो कौन कौन सी हैं, लिकोट्राइन, C4, D4, E4, ये बस नाम है, सिंपल चीजें, इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट में रखिएगा। प्राइमरी मीडिएटर्स वो है जो कि ग्रेन्यूल्स में मौजूद है, सेकेंडरी मीडिएटर्स वो जो ग्रेन्यूल्स में मौजूद तो नहीं है, लेकिन ग्रेन्यूल्स इनको प्रोड्यूस करवा रहा है सेल से। ठीक हो गया। के मुताबिक 2 तरह के मैस्ट सेल्स होते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू मैस्ट सेल्स और दूसरे म्यूकोजल मैस्ट सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू मैस्ट सेल्स के ग्रेन्यूल्स के अंदर हेपैरिन होता है, और म्यूकोजल मैस्ट सेल्स के ग्रेन्यूल्स के अंदर कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है। बस ये एक बेसिक डिफरेंस। और ये जाहिर सी बात है, म्यूकोजल मैस्ट सेल्स जो है ये म्यूकोजा वगैरह में होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के। अच्छा, फिर एंड में देखते हैं हम ओरिजिन के डिराइव कहां से हो रहे होते हैं। तो मैस्ट सेल्स भी हमारी बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जिस तरह से मैक्रोफेज का हमने डेरिवेशन पढ़ी थी कि बोन मैरो मोनोसाइट्स प्रोड्यूस करता है और फिर मोनोसाइट से मैक्रोफेज बनती है। ठीक है, तो मैस्ट सेल्स भी बोन मैरो से बन रहे हैं। ज्यादातर जो ये जो माइग्रेंट सेल्स है ना, ये आपके पास बोन मैरो से ही बन रहे होते हैं। ठीक हो गया। फिर आगे देखते हैं जनाब फंक्शंस ऑफ मैस्ट सेल्स की, इसका फंक्शन क्या है। जाहिर सी बात है, इसके अंदर हेपैरिन मौजूद है, ये चीज हमारे ज़हन में होनी चाहिए। तो हेपैरिन वाले फंक्शन हम यहाँ पे बड़ी आराम से लिख सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में की रोल प्ले कर रहे होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैस्ट सेल्स के ऊपर FC रिसेप्टर्स होते हैं, ये एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन E के रिसेप्टर्स होते हैं,
ये बड़ा मजेदार मैकेनिज्म है। बेसिकली होता है क्या है कि देखिए मिसाल के तौर पे ये आपके पास मैस्ट सेल्स हैं और मैस्ट सेल्स के ऊपर ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे एंटीबॉडीज फिर रही हैं, ढेर सारी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे एक पर्टिकुलर एंटीजन आया जो कि इस इम्यूनोग्लोबिन ई पे लग गया, एंटीबॉडी ई पे, ठीक है। जब इन एंटीबॉडीज ने उस एंटीजन का मुकाबला कर लिया, ये एंटीबॉडीज अटैच हो गई इसके ऊपर आके। ये जो गाजी एंटीबॉडीज होंगी ना जो कि मुकाबला कर चुकी हुई हैं, वो आके इसके ऊपर आके अटैच होगी। किसके ऊपर? ये अगर मैस्ट सेल है, ध्यान में रखना है, मैस्ट सेल्स के सर पर जो रिसेप्टर्स थे उन रिसेप्टर्स पे आके ये एंटीबॉडीज लग गई। अब अगर दोबारा वही वाला एंटीजन आएगा तो ये वाली एंटीबॉडीज पहले से चौकस हैं, मैस्ट सेल्स के ऊपर लगी हुई हैं, ये एक इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगी और यानी कि दूसरी दफा उस एंटीबॉडी के आने पे इमीडिएटली उसको जवाब दिया जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब यह हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जी है ना, तो एलर्जी रेनाइटिस कॉज कर रही है, एज्मा कॉज कर रही है, यूट्रिक एरिया कॉज कर रही है, किसी पर्टिकुलर जगह पे हो तो इस तरह से, और बॉडी में हो, सिस्टमैटिक हो, तो उसको फिर हम कहते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक, ठीक है। बड़े स्केल पे होता है और ये आपको पता है फैटल भी हो सकता है, डेथ भी कॉज कर सकता है, एनाफाइलैक्टिक शॉक, ठीक हो गया। तो ये तो हमने एक चीज देख ली कि इसके ऊपर रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं तो उसका क्या फंक्शन है। फिर मैस्ट सेल के अंदर हेपेरिन है। हेपेरिन क्या? एक तो हेपेरिन एक वीक एंटी कोएगुलेंट के तौर पर रोल प्ले करता है, तो यानी कि मैस्ट सेल्स का फंक्शन एंटी कोएगुलेंट वाला फंक्शन भी हो गया। दूसरा, ये एज अ को एंजाइम काम करता है एक आपके लिपोप्रोटीन लाइपेज के साथ, जिसकी वजह से लिपिड्स को तोड़ने में, ब्रेक करने में इसका रोल हो गया, यानी कि लिपिड क्लियरेंस में भी ये रोल प्ले कर रहा है। हेपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट, दूसरा लिपिड क्लियरेंस में रोल प्ले कर रहा है, और तीसरा इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी हेपेरिन रोल प्ले करता है। आपको पता है हेपेरिन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और हिस्टामिन इन्फ्लेमेटरी होता है। अच्छा, अब कुछ सूरत हाल में ये हिस्टामिन भी रिलीज करते हैं मैस्ट सेल्स, यानी कि हिस्टामिन क्या करवाएगा? वेजोडाइलेशन करवाएगा, वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि ये वेजोडाइलेशन और परमेबिलिटी का इंक्रीज करना, ये सारा कुछ आपके पास इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो हिस्टामिन आपको पता है इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा, ब्रोंकोस्पैज्म करवाएगा। हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन कॉज करवा रहा है और हेपेरिन जो है वो इस इन्फ्लेमेशन को रोक रहा है। तो ये एक आपके पास बैलेंस होता है हिस्टामिन और हेपेरिन का, समझ रही है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं मैस्ट सेल में जो कि इन्फ्लेमेशन को कॉज कर रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को रोक रहे हैं। जिस तरह अगर हम प्राइमरी मीडिएटर्स को डिस्कस करें, जो हमने सब्सटेंसेस पढ़े थे प्राइमरी मीडिएटर्स, यानी वो सब्सटेंसेस जो कि इसके ग्रेन्यूल्स में मौजूद होते हैं, तो उनमें से न्यूट्रल प्रोटीएज भी इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है, एराइल सल्फेटेज इन्फ्लेमेशन को इनएक्टिवेट करता है, ठीक है। तो इसी तरह मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं। हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, हेपेरिन इन्फ्लेमेशन को इनएक्टिवेट कर रहा है। उसके अलावा ईओसिनोफिलिक कीमोलैटिक फैक्टर, न्यूट्रोफिल कीमोलैटिक फैक्टर, ये ईओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिस जगह पे होंगे उस तरफ कीमोटैक्सिस के थ्रू लेके आएंगे। तो ये भी एक फंक्शन है। अभी हम एंड में ना एक बार सारे फंक्शन को समराइज करते हैं, क्योंकि ये बड़े डाइवर्स किस्म के लिखे हुए हैं, बुलेट फॉर्म में नहीं है। और एंड में जो सेकेंडरी मीडिएटर्स हैं उनका भी थोड़ा बहुत उन्होंने लिखा हुआ है कि ये भी आपके पास जिस तरह से हिस्टामिन काम करते हैं, उसी तरह ये भी वेजोडाइलेशन करवा रहे हैं, परमेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ब्रोंकोस्पैज्म करवा रहे हैं, तकरीबन वही वाले काम है जो कि हिस्टामिन ने करवाए थे। और एक एंड में चीज लिखी है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी होता है। यह प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी आपके पास वेजोडाइलेशन और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन वगैरह करवाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर रहे हैं, ये एक ही बात हो गई, ठीक है। एंटीबॉडी रिसेप्टर आपको पता है कि सर्फेस पे लगे हुए, जिसकी वजह से एंटीबॉडी अपने फर्स्ट रिस्पांस के बाद गाजी बन के इनके ऊपर लग जाती हैं और सेकंड रिस्पांस बहुत इमीडिएट देती हैं। हेपेरिन एज एन एंटीकोएगुलेंट भी था, हेपेरिन एज ए लिपिड क्लियरेंस सब्सटेंस भी था, और हेपेरिन इन्फ्लेमेशन को इनएक्टिवेट भी करता है। तो ये भी तीन फंक्शन है जो कि हेपेरिन के हैं या इनडायरेक्टली मैस्ट सेल्स के भी हैं। फिर न्यूट्रोफिल कीमोलैटिक फैक्टर, ईओसिनोफिल कीमोलैटिक फैक्टर डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट कर रहा है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी है, और फिर हिस्टामिन का रोल जो था इन्फ्लेमेशन और ब्रोंकोस्पैज्म। तो ये आप रोज देख सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, एंटीबॉडी रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहा है, एंटी कोएगुलेंट भी हेपेरिन, तीन तो हेपेरिन की फंक्शन है, एंटी कोएगुलेंट, इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करना, और लिपिड क्लियरेंस ऑफ द ब्लड, ठीक है। फिर हिस्टामिन का जिक्र करना है आपने। तो ये चीजें ज़हन में होनी चाहिए, एक हिस्टामिन और एक हेपेरिन, ठीक है, दो ये बड़ी अहम चीजें हैं। और ये अगर आप मतलब ज़हन में रह जाए तो लिखने में अच्छा रह जाता है ना, ईओसिनोफिल कीमोलैटिक फैक्टर, न्यूट्रोफिल कीमोलैटिक फैक्टर, ये पॉइंट डालें तो एक अच्छा आपका आंसर बन जाता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक हमारे मैस्ट सेल्स भी कंप्लीट होते गए। तो हमने सेल्स में, माइग्रेंट सेल्स में से मैस्ट सेल्स को भी पढ़ लिया और मैक्रोफेजेस को भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने लगे हैं प्लाज्मा सेल्स को। ये प्लाज्मा सेल्स का बेसिक फंक्शन वैसे ध्यान में रखें, ये जो एंटीबॉडीज थी ना, ये वाली एंटीबॉडीज,
इनको प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल्स कर रहे होते हैं। जो एंटीबॉडीज हमने कहा था आके इस पर अटैच होती है लटर पटर, तो ये प्रोड्यूस कौन कर रहे होते हैं? प्लाज्मा सेल्स कर रहे होते हैं। हम मजीद देखते हैं प्लाज्मा सेल्स भी लार्ज सेल्स हैं, ओवॉइड सेल्स हैं। अगर मैं आपको उनकी डायग्राम दिखाऊं तो ये देखिएगा, ये इसमें डायग्राम है, लार्ज है, ओवॉइड है, और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत डेंसली बेजोफिलिक होता है, इंटेंसली बेजोफिलिक होता है। क्योंकि समझ लो साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है आर गोल्जी एपैरेटस इन चीजों से। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया इसने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, यानी इसका बेसिक काम क्या है? प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना। तो जाहिर बात है इसमें राइबोसोम्स वगैरह ढेरों ढेर होंगे। जब राइबोसोम्स ढेरों ढेर होंगे तो साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा बेजोफिलिक होगा। अच्छा, इसके साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के करीब एक जगह है जो प्रॉपर्ली स्टेन नहीं हुई हुई, जो जरा व्हाइट व्हाइट नजर आ रही है आपको। ये वो जगह है जहां पे इसके अंदर गोल्जी अपरेटस मौजूद होता है। बाकी सारे में राइबोसोम्स आर वगैरह भरा हुआ है। ठीक, थोड़ी सी जगह पे जहां पे गोल्जी अपरेटस वगैरह होता है वो आपको अनस्टेन नजर आती है। उसके अलावा एक और चीज देखें, इसका न्यूक्लियस बड़ा ही खूबसूरत किस्म का न्यूक्लियस है। ये कार्ट व्हील की तरह का न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर शेप बन रही है ना, जो स्टेनिंग के बाद नजर आता है आपको, ये कार्ट व्हील या किसी फैन की तरह का न्यूक्लियस है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी भी डायग्राम दिखाऊं तो ये देखिएगा, इस तरह का उन्होंने न्यूक्लियस शो किया है। मैंने वो खुद से नहीं इस तरह का बनाया, व्हाइट शेप यहाँ भी शो की हुई है उन्होंने, और न्यूक्लियस भी आपके पास कार्ट व्हील शेप न्यूक्लियस मौजूद है। तो ये हमने डिस्कस कर रहे थे प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स डिराइव कहां से होते हैं? प्लाज्मा सेल्स बी लिम्फोसाइट्स से बन रहे होते हैं, और बी लिम्फोसाइट जारी बात है बोन मैरो में बन रहा है। ठीक है, मैक्रोफेज मैक्रोफेज बन रहे थे मोनोसाइट से, और मोनोसाइट्स बोन मैरो से। मैस्ट सेल्स डायरेक्टली बोन मैरो से। प्लाज्मा सेल्स बन रहे हैं बी लिम्फोसाइट से, और बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और फिर प्लाज्मा सेल्स का, अच्छा, ये जो हमने कहा था ना, ये जो कार्ट व्हील शेप न्यूक्लियस है या जो क्लॉक फेस न्यूक्लियस है, ये इस तरह का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ना, न्यूक्लियस के अंदर कुछ जगह पे हेट्रोक्रोमैटिन है, कुछ जगह पे यूक्रोमैटिन है। तो हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन अल्टरनेटिवली आ रही होती है, जिसकी वजह से कहीं पे डार्क पर्पल हो गया, कहीं पे हल्का पर्पल। तो इस तरह का हमारे पास न्यूक्लियस इसके अंदर बन रहा होता है। सिंपल चीज थी, इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी। होता कहाँ पे है? वैसे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में फैला हुआ होता है, मुख्तलिफ जगहों पे होता है। अलबत्ता जिन जगहों पे बैक्टीरिया का चांसेस ज्यादा है, उन जगहों पे जाहिर बात है ये ज्यादा होगा। और फंक्शन इनका मैंने आपको पहले बता दिया था, ये एंटीबॉडी ई को, इम्यूनोग्लोबिन ई को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये मेरे रखिए कौन सी को प्रोड्यूस करता है? ये बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। ये खुद कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? बी लिम्फोसाइट से। जो एंटीजन प्लाज्मा सेल की प्रोडक्शन का बायस बनेगा, उसी एंटीजन के खिलाफ ये एंटीबॉडीज बनाएगी। क्या मतलब मेरी बात का? ये देखें, आपके पास बी लिम्फोसाइट से बनना है प्लाज्मा सेल ने, ये बन गया आपके पास प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल ने बनानी है आगे आपके पास एंटीजेंस, सॉरी एंटीबॉडीज। समझ में आगे बात की? अब मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया एंटर हुआ, बैक्टीरिया का नाम है एबीसी। ठीक है, क्या नाम है? एबीसी। इस एबीसी बैक्टीरिया की वजह से बी लिम्फोसाइट्स ने प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, चूंकि एबीसी की वजह से ये प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए ये प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाएंगे वो इस एबीसी के खिलाफ बनाएंगे, पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बनाएंगे एबीसी के खिलाफ। समझे मेरी बात को? यानी पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बनाते हैं ना, हर एंटीजन के लिए मुख्तलिफ एंटीबॉडी होती है। ये तो नहीं है ना कि बस एंटीबॉडी बना दी बस जो भी काम कर ले। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक एंटीजन आया था XYZ, उस XYZ ने बी लिम्फोसाइट को कहा, बी लिम्फोसाइट पे आया तो बी लिम्फोसाइट ने इस XYZ के खिलाफ प्लाज्मा सेल्स बनाए, खास तरह के प्लाज्मा सेल्स बनाए XYZ के लिए। ये वाले प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे वो एंटीबॉडी XYZ के लिए होगी। समझे मेरी बात को? तो इन शॉर्ट हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो एंटीजन प्लाज्मा सेल की प्रोडक्शन कॉज कर रहा है, प्लाज्मा सेल उसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, ये वैसे ज्यादा फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इसमें ऐसे इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं प्लाज्मा सेल्स। आखिरी माइग्रेंट सेल्स की टाइप हमारे पास ये देखिएगा, आखिरी आ जाती है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में क्या है? बेसिकली बहुत सिंपल सी चीजें हैं हमारे पास, कोई इसमें ऐसे डिफिकल्ट चीज नहीं है। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, वहां पे ल्यूकोसाइट ढेरों ढेर जमा होते हैं। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ये जो इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, ये सारे ल्यूकोसाइट्स ही होते हैं ना। तो बेसिकली ये ब्लड सेल्स हैं। हम ब्लड वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे डिटेल जरूरी नहीं है। एक चीज आपको याद है, मैस्ट सेल्स ने प्रोड्यूस किया था इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, यानी मैस्ट सेल्स इन चीजों को इन्फ्लेमेशन के साइड पे अट्रैक्ट करते थे। मैस्ट सेल्स ल्यूकोसाइट्स को अट्रैक्ट करते थे, और इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो ल्यूकोसाइट्स है वो इन्फ्लेमेशन वाली जगहों पे
अट्रैक्ट होते हैं। तो थोड़ा सा हम रिलेट करके पढ़े चीज़ों को तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बड़ी आसान होती है, समझना मजा आता है हमें चीज़ों का। अच्छा जी, अब एक बात तो हम देखते हैं बोन मैरो से किस तरह से सारा कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। बोन मैरो प्रोड्यूस कर रही होती है मैस्ट सेल्स, ठीक है। बोन मैरो प्रोड्यूस करती है मोनोसाइट्स जो कि आगे जाके बनते हैं मैक्रोफेजेस। बोन मैरो प्रोड्यूस करती है आपके पास बी लिम्फोसाइट्स जो कि आगे जाके क्या बनते हैं प्लाज्मा सेल्स। मैंने कहा एक दफा ये बच्चे जरा सीन में रहे ताकि समझने में आसानी हो। और जारी बात है बोन मैरो प्रोड्यूस कर रही होती है ये लीकोसाइट्स वगैरह। ठीक हो गया, तो यहां तक पार्ट 1 की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में चैप्टर को खत्म करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।